अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तबाहकुन लड़ाई जारी है। ईरान को एक बार फिर जंग में बड़ा धचका लगा है। ईरान की सियासी और अस्करी लीडरशिप एक बार फिर अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बन गई है। अली लारेजानी और रजा सुलेमानी समेत मुतअद्दिद रहनुमा शहीद हो गए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरान ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में 200 से जायद इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं। नाज़रीन, यहां सवाल ये उठता है कि ईरान अपनी लीडरशिप को महफूज क्यों नहीं रख पाता। आखिर क्या वजह है कि ईरानी सियासी और अस्करी लीडरशिप अमेरिका का आसान हदफ बन जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को दिहाई पीछे धकेल दिया है। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के घुटने टेकने तक जंग जारी रखने का ऐलान किया है। ईरानी निजाम को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे में आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी मर्जी की ईरान में रजीम ला पाएगा? दूसरी तरफ सियासत की बात की जाए तो इमरान खान का डयाला जेल में अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना हुआ है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद से पीटीआई मुतमईन है। क्या ईद के बाद हुकूमत अपोजिशन की मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार है? क्या अपोजिशन में तहरीक चलाने की सख्त भी बाकी है या नहीं? और दूसरी जानिब फारूक सत्तार ने वजीर आजम से कामरान जसूरी को गवर्नर सिंध बहाल करने का मुतालबा किया है। क्या हुकूमत एमक्यूएम का मुतालबा तस्लीम करेगी? क्या सादा अक्सरियत हासिल होने के बाद हुकूमत को एमक्यूएम की जरूरत भी है या नहीं? और आखिर में मईशत के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होने का फायदा आवाम को आखिर कब पहुंचेगा? पेट्रोल की कीमत कहां तक जा सकती है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, राजा कमरुल इस्लाम साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ अज़हर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस वक्त सबसे बड़े तनाज़े की बात करेंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम देखते हैं, ईरान की कामयाबियों को भी देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि ईरान की बहुत बड़ी कमी जिस हवाले से नज़र आती है वो यही है कि वो अपनी लीडरशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यकीनी तौर पर अगर ऐसा होता है तो आवाम भी बददिल होते होंगे, आवाम के जो हौसले हैं वो कमज़ोर पड़ते होंगे। तो सर, ऐसा क्या है कि सब कुछ इस जंग के माहौल में लीडरशिप इतनी आसानी से सड़कों पर घूमे और उतनी ही आसानी से निशाना भी बन जाए? जी देखिए, ये जो डीकैपिटेटिंग कैंपेन है अमेरिका और इजराइल की, अगर आप इसको देखें तो ये जाहिर है इसका टारगेट ही जो है वो लीडरशिप है। और जो लीडरशिप में अगर आप देखें तो जाहिर है उन्होंने जिस तरीके से पहले जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, जैसे वो शहीद हुए, उसके बाद और बहुत सारे लोग आज भी, जैसे रंजानी साहब, उनके एक और डिफेंस मिनिस्ट्री के रजा सीनियर सुलेमानी साहब जो जी। नायब वजीर हैं, उनकी भी शहादत की खबरें हैं। फिर उनके इंटेलिजेंस के जो हेड हैं, उनकी भी खबरें हैं। तो एक्चुअली बेसिकली ये जो अगर आप देखें तो ईरान के अंदर जो उनका सिस्टम है, उसके अंदर कहा यह जाता है कि मोसाद की बहुत पेनिट्रेशन है और वो अंडर कवर हैं। और वो जिसको कहते हैं कि वो छुप के और डिस्गाइज के अंदर, इन इन अ डिस्गाइज ऑफ सम आप कह लीजिए कि उनके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर शामिल हो चुके हुए हैं। तो इस वजह से एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी सिग्नल इंटेलिजेंस है, जो सैटेलाइट की इंटेलिजेंस है, और जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस की फॉर्म्स हैं, जिसमें साइबर इंटेलिजेंस है, फिर जो अल्गोरिदम के ज़रिए लोगों को ट्रेस करना, फिर उनके पैटर्न्स को पढ़ना, फिर कौन किस टाइम पे कब फ़ोन यूज़ करता है, कब ऑनलाइन है, ऑनलाइन कहाँ-कहाँ जो है वो साइट्स विज़िट्स करता है, उसके थ्रू लोकेशंस, और फिर उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, उनको ट्रेस करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एल्गोरिदम और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ट्रेस करते रहते हैं और फिर उस इंडिविजुअल तक पहुंच जाते हैं जी। तो लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो जो मैं समझता हूं कि ईरान को शायद, जो ईरान की जो इस वक्त जो ईरान की जो हुकूमत है, जो ईरान की लीडरशिप है, उसको शायद इसका अंदाज़ा था कि ये ऐसा होगा, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली वो बहुत सुपीरियर हैं, पर्टिकुलरली इसराइल और जो सिलिकॉन वैली है और अमेरिका। तो उन्होंने इसका आप देख लीजिए तो उन्होंने ये किया हुआ है कि उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज कर दिया है अपनी कमांड को, और जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो 31 कहा जाता है कि 31 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, और उस रीजन के अंदर जो आईआरजीसी है, उसकी इंडिपेंडेंट, सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कमांड है। वो खुद एक्शन लेते हैं, खुद वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसके अंदर भी जो लीडरशिप है
उसकी हायरार्की डिफाइंड है, उसकी डेलीगेशन डिफाइंड है, और उसके बाद जो उसके अंदर नेक्स्ट सेशन है वो भी डिफाइंड है। तो जी इसलिए ये एक, लेकिन गो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि है ये बहुत ही एक आप कह लें कि इस तरह का एक सेटअप है कि जिसके अंदर नुकसान ईरान का बहुत हो रहा है अभी जी तक। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कोई अराउंड 12-13 हज़ार हमले हो चुके हैं, और उनके अंदर ईरान की जो कैपेसिटी है, एक तो डिकैपिटेशन जो है वो लीडरशिप की जा रही है, और डिकैपिसिटेशन जो है वो स्टेट की करने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट को डिकैपिसिटेट कर दें, कि जी स्टेट परफॉर्म ना कर सके, उसके इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म ना कर सकें, वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो काम ना कर सकें, और फिर एक रीजन का दूसरे रीजन से लिंक, और एक ठीक। सेटअप का एक डोमेन का दूसरे अच्छा डोमेन से लिंक खत्म हो जाए। अच्छा, तो अभी आई साहब थिंक एक और जो बात यहाँ पर सदर ट्रंप कहते हैं कि हमने 10 साल पीछे धकेल दिया है ईरान को, तो क्या अब इतना आसान होगा अमेरिका के लिए, ईरान के लिए रजीम चेंज करना, कि वो जिस तरह की चाहते हैं लीडरशिप ले आएं? क्योंकि जो पिछली लीडरशिप है उसको तो वो बड़ी आसानी से यूं लगता है कि एलिमिनेट करते जा रहे हैं। देखिए, जो रिजीम चेंज का इनका फॉर्मूला था वो ये था कि जब खुदा ना खास्ता जो सुप्रीम लीडर हैं उनको टारगेट कर दिया जाएगा, और उनके साथ जो लीडरशिप है उसको जब डिकैपिटेट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है एक एलिमेंट जो है जो कि प्रो इस चेंज के है, वो खुद ही ईरान से खड़ा हो जाएगा, और एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और फिर एक जवाब बन जाएगा, क्योंकि लीडरशिप नहीं होगी। नीचे से एक और एलिमेंट जो है जिसको ये लेफ्ट कहते हैं, कि एक स्ट्रांग लेफ्ट अपीयर हो जाएगा, और उस जी स्ट्रांग लेफ्ट जो है वो इस राइट की, एक्सट्रीम राइट की, यानी जो थियोक्रेटिक राइट है उसकी जगह ले लेगा, और लोगों में एक एजिटेशन शुरू हो जाएगी, और ये चेंज आ जाएगी। ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और ना ऐसा हो सकता है। तो इसलिए रिजीम चेंज का जो ठीक क्लासिकल जो जो टेक्स्ट बुक बात बताई जा रही थी कि ऐसे होगा, वो तो मैं ठीक, समझता हूँ जी अभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल लेकिन ठीक। ये जरूर है कि जो जितना नुकसान हुआ है उसका ज़ाहिर है एक इफेक्ट जरूर है, और जब आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ठीक। कि जब लीडरशिप हिट होती है तो एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है। जी लेकिन वो क्योंकि जो एक शहादत का रुतबा, और जो एक शहीद की जगह है, और ये जो इस वक्त जो स्पिरिट है और जो विल टू फाइट है पूरी कौम में, तो जी। वो उसके अंदर वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं जी। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। कुछ गुफ्तगू करेंगे अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब, खुश हैं? बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना हो गया है और माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया है, तो इस हवाले से आपके जो कंसर्न्स थे क्या वो भी एड्रेस हो गए हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो देखिए, बड़ी वजाहत के साथ मैं तो जी पहले दिन से ये कहता आया हूँ कि ईरान को पछाड़ना इतना आसान काम नहीं है, जी और शायद अब हम लोग भी गलत फहमी में हैं कि वो जी एक शिया कम्युनिटी के हवाले से बात की जाती है। भाई वो वहाँ लड़ाई के लिए वो मुसलमानों की हैसियत से अमेरिका आया बिल्कुल हुआ है या बिल्कुल इसराइल आए हुए हैं, तो इसलिए उस चीज को सामने रखते हुए बहुत मुश्किल है कि वो अपना टारगेट जो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें। इतना बड़ा मुल्क होके, इतनी बड़ी ताकत होके, हालत ये है कि वो फंस के रह गए हैं, और मुझे बिल्कुल इतनी आसानी से अमेरिका और ये इसराइल नजर नहीं आती। और वैसे भी जो जो दीन पे यकीन रखने वाला है वो सूरह मायदा पढ़ ले, सूरह मायदा की 51 नंबर आयत पढ़ ले कि यहूद नसारा के बारे में क्या कहा है, जो जी उनको दोस्त रखेगा उनके साथ भी क्या हाल हो। मैं आपके प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूँ कि अप्रैल से मैं कह रहा था कि सितंबर सितमगर होगा। सितंबर में आपने देखा ये इब्राहिम अकॉर्ड ले लें, जो नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। जी अभी अब इमरान खान को जेल के अंदर रखना मुश्किल है। वजह क्या है कि 4 साल हुकूमत के जो पूरे हैं ना, वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं। मुश्किल है कि ऑटोमेटिकली अब चीजें किधर लेके जानी है, कोई ऐसा अच्छा, शायद आप जो है सफ़र के दौरान हमसे गुफ्तगू की कर रहे हैं बात तो नहीं है। आपकी आवाज़ कट रही है बार बार आपकी। अच्छा ठीक, सिग्नल्स का ही शायद इशू आ रहा है आपकी जानिब, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक दफ़ा दोबारा से आपके साथ राब्ता बहाल हो जाए। कादर मंदुखेल साहब, सर आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। कादर मंदुखेल साहब, जिस तरह से अब हम ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की और ख़ास तौर पर एमक्यूएम के हवाले से, तो वहाँ पर हमें कामरान टिसोरी साहब के हवाले से उनका एक इस्तीफ़ा आ गया और उसके बाद अब उनके लिए ही वज़ीर आज़म साहब से अपीलें हो रही हैं कि उनको बहाल किया जाए। तो क्या ये इतना ही आसान होगा कि जिस तरह से वो चले गए हैं उसी तरह से वापस आ जाएं?
बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं एक जुमला मुझे कहने दी अजहर सिद्दीक साहब के बात के ऊपर कि इमरान खान को आप जेल में नहीं रख सकते। पर खुदा को मानो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और आपके कारकुनान भी सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब 2-2.5 साल जेल में करे नहीं रख सकते हो, 5 साल गुजर जाएंगे फिर भी बोलेंगे नहीं रख सकते। कुछ तो डायलॉग भी चेंज कर रहे कम से कम, अगर जदोजहद नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये जो आपने फारूक सत्तार साहब की बात की, आपको थोड़ा सा कराची का ये जो एमक्यूएम का जिसको मुखबरों का टोला कहते हैं लोग, और जिसका सरगना मुस्तफ़ा कमाल साहब है, ये एमक्यूएम का जो अल्ताफ हुसैन है उसकी एमक्यूएम पे कब्जा कर रहे हैं। ये फारूक सत्तार एक कमेटी का सरबराह थी जो बनाई थी, और मुस्तफ़ा कमाल साहब पीएसपी बनाई थी एक पार्टी अलग से, और खालिद मकबूल सिद्दीकी बादराबाद एमक्यूएम कहलाता है। तो ये तीनों जो ना वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की, और फिर जब वो कामरान टिसरूरी साहब से मैं ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि एक शख्स अगर किसी घर का आप चपरासी भी निकालते हो तो आप उसको बोलते हो कि भैया घर से कल से नहीं आना, हमने दूसरा चपरासी रख लिया। तो आपने एक गवर्नर को ऐसे ही कर दिए, उसको टीवी से पता चल और न जाने सामान किस तरह अफरा तफरी में लेके और वो एयरपोर्ट चला गया उम्रे के लिए। और फिर फारूक सत्तार साहब का बयान आया था कि ये रेड लाइन, और यही फारूक सत्तार साहब वो जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, इन तीनों दड़े के, तो ये बराबर में खड़े थे, और वो बकायदा पूरा का पूरा जो है ना वो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो बात कर रहे थे उसने कोई ऐसी बात नहीं की है, न मुतालबा किए कि उसको बाल करो, न ये मुतालबा किए कि उसकी जगह पे कोई और बंदा आप ले लेते। एक शिकवा किए कि हमें बता देते कम से कम, ये उसका शिकवा जायज़ है। और फिर अगले दिन आपने देखा मोहसिन सिद्दीकी, मोहसिन नकवी साहब के साथ, वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात की है। आज ये खुद, क्योंकि ये एक तीसरा दड़ा है वफाक में वजारत के लिए बागदौड़ कर रहे हैं, इतनी सी बेचारी की ख्वाहिश है कि उसको भी वफाकी काबीना में एक डमी वजारत दे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल को दिए। एक अस्पताल पूरे इस्लामाबाद में, एक अस्पताल है पाकिस्तान में, उसको वजीर हैसियत है, और इस्लामाबाद में एक कॉलेज है उसका वजीर तालीम है, और ऐसी वजारत इनको भी दे दे तो इनका मुंह चुप हो जाएगा। बाकी ये सर झुका के खड़े थे जो खालिद कादर साहब, अब आपके पास सादा क्यों नहीं कहा? कादर साहब आपके पास सादा अक्सरियत आ गई है, तो अब आप उनके साथ ऐसा करेंगे, एक ही होता था उनके पास बड़ा, वो भी आपने फिर उनसे ले लिया। देखिए, एक बात पहले ये कर लें कि आप मिर्च मसाला लगाने में बिल्कुल आप मास्टर हैं, मुझे यकीन है, लेकिन आप थोड़ा सा ये देख लें कि इनके कौन से खाते में गवर्नर था, इनकी औकात क्या थी गवर्नरी लेने की। इनके पास से जो चिट्ठी आ गई थी वो तो फॉर्म 47 के तहत खुद उनकी अपनी वीडियो गवर्नर की और मुस्तफ़ा कमाल की लीक हो गई है कि हमें वोट नहीं मिला। ये तो चूंकि नून लीग की मेहरबानी थी कि उन्होंने 2 साल रहने दे, नहीं तो पहले दिन उनका हक था। और हमने ये कहा जब इस शख्स ने सिंध को तोड़ने की साजिश की है, जनापुर और माजर सूबा की बनवाने की साजिश की है, तो उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी हमने भी एक एहतजाज की, हमने भी मुतालबा किए कि बाबा इस आदमी को करो, क्योंकि ये बंदा तो पाकिस्तान को और सिंध को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। और अब जाके वो फारूक सत्तार सब सर झुका के खड़े थे, अब मुतालबा कर रहे हैं। और आपको याद है उसने एक और मुतालबा भी किया था कि अगर गवर्नर से इस्तीफा मांग रहे तो आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दिया दे वो बयान। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलें, इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ वापस एक दफ़ा। अजहर सिद्दीक साहब, मैं चाहूँगा क्विकली आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपका राब्ता हमसे मुनक़ते हुआ। सिर्फ यही, और कादर मंदुखेल साहब ने इस हवाले से बात भी की कि बानी जो है अब 2.5 साल गुजर गए, आपने कहा अब भी वो जेल में नहीं होने चाहिए, अगले 5 साल गुजर जाएंगे, वो कहेंगे अब भी जेल में रखना उनको बड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर वक्त तो गुजरता जा रहा है, मामला तो उसी तरह से चलते जा रहे हैं और बानी जेल में मौजूद। देखिए बात बड़ी सीधी करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, कोई एहसान की बात नहीं है। आप मेरिट के ऊपर अपीलें या सस्पेंशन डे टू डे सुनना शुरू कर दें। आज डे टू डे सुनना ठीक। इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, बुशरा बीबी साहब जेल में बाहर होंगी, यानी आप कर क्या रहे हैं? आप गौर तो करें ना। यानी मिसाल के तौर पर जितनी सजाएं दी थी तो आपके सामने साइफर इतना बड़ा केस था, नीस्तो नाबूद। इद्दत का केस क्या था, सत्यानाश, आपने वो सारा देख लिया। फिर यानी इमरान खान साहब की करप्शन फिर तोशा खाने में नजर आई। गौर तो करें इस बात के ऊपर, यानी 3 केसेस है तोशा खाने के ऊपर, एक इलेक्शन कमीशन का और एक नैब का और एक FIA का। अब ये वाला तोशा खाना जो केस है ये तो बनता ही नहीं है। यानी ना कोई करप्शन, ना कोई ऐसा एलिमेंट
نیب نے کہا نیب کا اختیار ختم ہوا, ایف آئی اے نے زبردستی لے لیا, اور آپ اندازہ لگائیں کوئی اور بتا دیں تو کیس ایف آئی اے یا نیب نے کوئی اور کیس اٹھایا ہو, وہ نہیں اٹھایا. آج صرف آپ میرٹ پہ لگا دیں, اور اب کتنا دبائیں گے آپ, جتنا دبانا تھا وہ دبا لیا ہے. میں نے آپ کے لیے لاجیکل بتاتا ہوتا ہوں کہ بھائی 4 سال پورے ہو چکے ہوئے ہیں, یہ باز شریف کے جانے کی تیاری ہے, یہ ایران والے معاملے کی وجہ تھوڑی سی لائف لائن مل گئی ہے اس کو, وہ تھوڑا سا لائف لائن اور گزار لے, لیکن جون سے پہلے عمران خان باہر بھی ہوں گے. اور یاد رکھیے گا بشرا بی بی باہر ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت اب پاکستان تحریک انصاف کی آ جائے گی, وہ تو فارم 45 اور 47 کے ذریعے زبردستی 2/3 اکثریت لے چکے ہیں اور زبردستی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ملک آپ کا جہاں کھڑا ہے نا, وہ عمران خان کے بغیر آگے نہیں چل سکتا. یہ اب سوچنا پڑے گا ان کو کہ اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو عمران خان کو آپ کو یہاں باہر نکال, یعنی ہم کوئی احسان کی بات نہیں کر رہے, ہم تو سیدھی بیرٹ کی بات کر رہے ہیں. آئیں لگائیں, یعنی آپ نیب جو ہے وہ ایڈجرمنٹ لیتا رہا ہے, کبھی پروسیکیوٹر اپوائنٹ نہیں ہے, کبھی بیمار ہو گیا, کبھی پچھلی ڈیٹوں میں موجود تھا, پروسیکیوٹر آئے نہیں. آپ پیش کریں سب کو, ڈے ٹو ڈے سنائیں, بات ختم ہوگی. اور ایک اور غور کریں, جی سر ابھی آپ کو وقت دیتا ہوں, صرف ایک بات ایڈ کر دوں, مجھے صرف اتنا بتائیں نا کہ ترمیم کر دی نیب کے قانون میں کہ اپیل جو ہوگی وہ آئینی عدالت میں ہوگی. بھئی آئینی عدالت کا کیا کام ہے؟ آئینی عدالت تو آپ نے آئین کی تشریح کے لیے بلائی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی اپنی مرضی کی عدالت ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بری ہو جانا ہے, وہ کوشش کر کے کسی طرح سے وہ معاملہ جو ہے آئینی عدالت کے اندر لے جائے. حالانکہ آئینی عدالت میں جو نہ ان کی کچھ انٹرپریٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر, آپ نے آئینی عدالت میں صرف آئین کی تشریح کے لیے بلائی تھی. لیکن ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر کے انہوں نے آئینی عدالت کو لے کر چلنا ہے, اور وہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان کے لیے کہیں جگہ بچائے گی. چلیں ٹھیک, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا. جی قادر مندوخیل صاحب, آپ نے کہا کہ ایک پوائنٹ آپ بھی بتانا چاہتے ہیں, ایک لائن بولنا چاہتے ہیں, سر یہ بتائیے. میں اظہر صدیق صاحب کو مفت میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کیسز نہ چل رہا ہے, کیوں خان کو مزید سزائیں دلوانے پر تلے ہوا ہوں, میں اتنی کہنا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ان کی باری پر جواب لے لیں گے سر. ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, یہ آپ محفوظ کر لیجئے گا, اس کے اوپر آپ فیصلہ تھوڑی دیر بعد سنا دیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا عابد لطیف صاحب, سر جو اس وقت معاملات دیکھ رہے ہیں ہم, خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے اور ایران کے, سر اب کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو ریٹیلیشن ہے وہ اب میرے خیال سے جو بھی میں خبریں بھی دیکھ رہا تھا, سامنے ٹی وی بھی چل رہا ہے, تو بڑی سخت قسم کی اب ایک شروع کر دی گئی ہے. اب امریکہ کے اڈوں کو مزید نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ اب سعودی عرب ہو. تو اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران کی جس طرح سے اب یہ ریٹیلیشن ہے یہ اسی طرح سے قائم رہے گی, یا پھر اب جس طرح سے اس پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی مزید اب کمی کی طرف جائے گی؟ دیکھیں جی, اس وار کے اندر جو ایک سب سے جو اس کا مشکل پہلو ہے, یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ آف وارفیئر اگر آپ کہیں, تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسکلیشن کنٹرول نہیں ہے. اور ایسکلیشن کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں, ایسکلیشن کنٹرول اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی تھوڑی سی سیمیٹری ہو, یا اگر آپ کی سیمیٹری میں یعنی دونوں جو اینٹاگونسٹ ہیں ان کے اندر بہت ڈفرینشیل نہ ہو. لیکن یہاں پہ بہت ڈفرینشیل ہے, ایک طرف ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن دوسری طرف ریزالو بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف جو کیپیسٹی ہے نقصان اٹھانے کی یا ڈیمیج یا پنشمنٹ لینے کی, وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ ہم نے دیکھ لیا جی, کیونکہ جس طریقے سے یہ حملے ہو رہے ہیں ایران کے اندر, جو اس کا رسپانس ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. تو اب اگر یہ کہنا کہ جی کیا جس طرح سے ان کا دعویٰ ہے یو ایس اے کا کہ جی, اور اسرائیل کا, کہ ہم نے بہت ساری جو لانچنگ سائٹس ہیں, جو لانچنگ پیڈز ہیں جہاں سے میزل لانچ ہو رہے تھے, وہ ہم نے آلموسٹ ختم کر دیے ہیں. ہم نے جو اس کی نیوی ہے اس کو ختم کر دیا ہے. ہم نے اس کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی, جو 7 جگہ پہ اس کا نیوکلیئر ریئیکٹر ہیں, ان کو بھی بہت نقصان پہنچا دیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بیان آتا ہے اور کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ اگین 100 میزائل جو ہیں وہ فائر کر دیے جاتے ہیں, اگین کوئی 400-500 جو ہیں وہ شہید ڈرونز وہ فائر ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے ٹارگٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. ان میں سے کتنے ٹارگٹ پہ جاتے ہیں یعنی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ فائر ضرور ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے اگر 100% یعنی اگر 30% نہیں تو 10% 15% ضرور جا کے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر جا کے پھٹتے ہیں. تو اس لیے جی اس کے اندر یہ جو وار ہے یہ بیسڈ کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایئر کیمپین کے اوپر. تو جو ایئر کیمپین ہے اس کے اندر انہوں نے وہ سٹینڈ آف لیا ہے, اور یہ
وار جو باقی ویکٹرز ہیں وہ اس میں انہوں نے استعمال نہیں کیے، لیکن گراؤنڈ ٹروپس نہیں ہیں۔ جو ایران کا رسپانس ہے وہ جس ویکٹر کے تھرو ہے وہ میزلز ہیں یا ڈرونز ہیں، تو اس لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اے سیمیٹرک ڈومیننس ہے وہ ایران نے حاصل کر لی ہے، کیونکہ ایران بہت چھوٹا ہے، اس کے باوجود وہ نقصان کے ساتھ ساتھ ڈیمیج کے ساتھ ساتھ رسپونڈ کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری سائڈ پہ فرسٹریشن ہو رہی ہے، فرسٹریشن اس لیے کہ اب وہ خدا نخواستہ جس کی بات کی جاتی تھی نیوکلیر آپشن کی، اس طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جو باقی سپر پاورز ہیں اس ریجن کے، انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ کسی بھی ایکسٹریم سٹیپ جو ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اس ریجن میں، کیونکہ یہ ریجن ان کا بیک یارڈ ہے امریکہ، رشیا کا اور چائنا کا۔ سو اس لیے امریکنز جو ہیں اب وہ کبھی نیٹو سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ یو کے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو ریکویسٹ ہے ان کی کوئی بھی اب اس کانفلکٹ کے اندر نہیں آنا چاہتا، بیکاز ایوری بڈی از سیئنگ کہ یہ نہ امریکہ کی جنگ ہے نہ یہ ویسٹ کی جنگ ہے۔ اب اگر یہ جو ٹرمپ صاحب نے شروع کر دی ہے تو ٹرمپ صاحب ہی اس کا آف ریمپ لیں گے، وہ جس لیڈر پہ چڑھے ہوئے ہیں اسکلیشن کے، اس سے نیچے اترنے کے لیے آف ریمپ ان کو خود لینا پڑے گا، اس میں ایران پہل نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک، اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ ہمیں اس حصے میں پروگرام کے جوائن کیا ہے راجہ قمر الاسلام صاحب نے بھی، ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کامران ٹسوری صاحب کو کیوں نکالا گیا اور اب وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو واپس بحال کیا جائے، اس پر گفتگو کریں گے ان سے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک دفعہ پھر سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ جو ہے اظہر صدیق صاحب موجود ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، جاننا چاہیں گے، آپ کچھ رسپانس دینا چاہ رہے تھے، قادر مندوخیل صاحب نے کچھ بات کی تھی۔ اچھا دیکھیں، وہ قادر مندوخیل بھائی ہیں ہمارے، وہ ہمیں کوئی نواز شریف تو نہ سمجھے نا، ہمیں نواز شریف مت سمجھے کہ ہم کو ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے، ہم کو ڈیل کریں گے۔ نواز شریف سال ریری پہلے بچا کر لے گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر ڈیل کر کے آئے۔ یہ تو اب ریکارڈ کے اوپن سیکرٹ ہے، یہ تو ان کے لوگوں نے سب نے ایک بندے نے اقرار کیا اس بات کا۔ خواجہ آصف کا بیان دے لیں، باقی لوگوں کے بیان دیکھ لیں، نواز شریف وہ بھی جو ڈیل کے بعد سے ہیں، کمپرومائز کرنا، پلے لیٹ نیچے آنا، اور اس کے بعد ہم نے خود دیکھا نیب خود جا کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم کیس پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ تو خدا رہا عمران خان کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، یاد رکھیے گا، نہ وہ ڈیل پہ یقین کرتا ہے نہ ڈیل نہیں ہے، اور تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ اور دیکھیں مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نواز شریف کا پہلے حدیبیہ کا اگر کیس اٹھا کر دیکھیں، حدیبیہ کے کیس سے پہلے جب مشرف کے دور میں ڈیل کر کے گئے، جب وہ پاکستان واپس آئے اس کے بعد پھر میرے پاس تو پورے ثبوت موجود ہے نا، ہائی کورٹ میں کیسے ہوا، کیا کیس لگا، کتنا عرصہ پینڈنگ پڑا، کون ایڈیشنل اٹارنی جنرل کون پیش ہوئے۔ پھر آپ ریسنٹ یہ والا پاناما والا کیس دیکھ لیں، پاناما کے کیس میں کیا ہوا تھا، پاناما کے کیس میں باقاعدہ سزائیں ہوئی۔ اچھا یہ کہنا کہ جناب وہ اقامہ پہ نہیں نکالا، وہ بھائی اقامہ پہ نہیں نکالا، تنخواہ آپ لیتے تھے دبئی کا، اقامہ آپ کے پاس تھا، وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور نیب کی حد تک کرپشن میں ایک سزا ہوئی، اور پھر کیا ہوا، پھر ڈیل لے کر چلے گئے، اور جب واپس آئے پھر وہی نیب تھا جناب۔ بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا۔ اظہر صاحب یہ جواب تو نہیں ہے میرے سوال کا۔ چلیں سر، اب ایک دفعہ پھر موقع دیں گے اظہر صدیق صاحب کو، اس میں ہو سکتا ہے وہ جواب دے دیں۔ ابھی راجہ صاحب آگئے ہیں سر، میں چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب کو بھی ان کر لیں پروگرام میں، تو پھر آگے سر ایک بات کر دوں، جی بات کر، میں صرف ایک بات کر دوں۔ میں دیکھیں قادر مندوخیل صاحب بھائی ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ تو اگر کرنی ہوتی تو پہلے دن یہ بات کر لیتے۔ وہ بہرحال کوئی حالات اور واقعات نہیں ہیں، اتنا میں بتا دوں۔ ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کہہ لیں، ہم حق کی بات کہہ لیں، ڈے ٹو ڈے کیس لگا دیں، عمران خان صاحب باہر ہوں گے، آپ بے فکر رہیے۔ بالکل ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ راجہ قمر الاسلام صاحب۔ سر آپ کے لیے سوال سر یہی چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے، اب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو سر کامران ٹسوری صاحب کو آخر کیا ایسا ہوا کہ آپ نے ان کو نکالا اور اب وہ دوبارہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بحال کیا جائے؟ دیکھیں، انہیں کسی خاص جو ہے واقعے پہ نہیں نکالا گیا، نہ نکالا جانے کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے 3 سال وہ گورنر رہے، اور چونکہ جو الیکشنز کے بعد سیٹ اپ بنا تھا اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ صدارت پیپلز پارٹی کی ہے، اسی طرح چیئرمین سینٹ، اور صوبوں کے حوالے سے بھی پنجاب کا جو کے پی کے صوبے میں گورنر
پیپلز پارٹی کے ہوں گے اور مسلم لیگ نون کے ہوں گے اپنا پنجاب میں، اپنا سوری اس میں اپنا سندھ میں، تو اس کے نتیجے میں مطلب حکومت نے اپنا اختیار استعمال کیا. یہ فیڈریشن تو کا سر یہ نمائندہ ایم ہوتا کیو ایم ہے. کے جو کچھ دیر پہلے بیانات آ رہے تھے بڑے سخت قسم کے، آپ پر بھی الزامات لگائے جا رہے تھے کچھ سیٹوں کے حوالے سے، تو کیا وہ چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن دی جائے؟ نہیں، ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہیں اس وقت ان کی ملاقات بھی ہوئی ابھی ریسنٹلی، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہوئی، اور ان کی طرف سے کوئی آفیشلی نہیں آیا. ٹھیک ہے، کچھ ممبرز کے شاید اس نوعیت کے، اور وہ بھی بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو یہ جب عمل ہوا گورنر کی تعیناتی کا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا یا ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. حالانکہ چونکہ یہ فیصلہ پہلے کا تھا اور اس پہ عمل درآمد ابھی کیا وفاقی حکومت نے، اور وفاقی حکومت کا یہ ڈیو رائٹ تھا، اس میں کوئی غیر آئینی تو سر چیز کیا نہیں ہوئی، کوئی وفاقی غیر حکومت کو قانونی. اب ان کی ضرورت بھی نہیں رہی؟ کیونکہ سر اب تو آپ نے اٹھا کے ان کو بالکل ایک دم سے ہی باہر کر دیا. وہ تو اب عید کے بعد کہتے ہیں جی ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے، تو آپ اس کے لیے بھی تیار؟ دیکھیں، لائحہ عمل ظاہر ہے وہ ہماری اتحادی جماعت ہیں، وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان کے منسٹرز ہیں، بڑی اچھی 2 منسٹریز ان کے پاس ہیں، تو لائحہ عمل وہی ہے جو وہ آلریڈی دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہی رہے گا. یہ اس میں کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہوئی، کوئی ایسی وعدہ خلافی نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز جو ڈیسائیڈ ڈیٹ تھی اس پہ کوئی، اگر کوئی چیز ہوئی ہوتی تو پھر تو بالکل میں اس کا دفاع بھی کرتا، اس کی بات بھی کرتا. تو یہ تو ایک پہلے دن سے لکھا پڑا ایک تھا، اور یہ ٹھیک ہے وفاقی حکومت نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس اختیار کا اور اس معاہدے کا جو پہ عمل درآمد ہے وہ ابھی کیا جو 2024 سے ڈیو تھا. تو یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کہ کوئی زیادہ تفکر کا اظہار کیا جائے یا پریشانی کا. ہاں، اگر کسی کی خلاف ورزی ہوتی، کسی وعدے کی، کسی معاہدے کی، کسی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی، تو پھر ضرور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز سمجھی جاتی. لیکن ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی پارٹی لیول پہ یا ان کے جو منسٹرز ہیں کیبنٹ میں، یا ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس پہ اعتراض کیا جا سکے. اچھا قادر مندوخیل صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں راجہ صاحب کی باتوں سے؟ کیونکہ بہت سارے پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتراضات بھی لگائے گئے، کچھ ایسی میٹنگز ہوئی وہاں پہ یا کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے گورنر ہاؤس میں جس سے پیپلز پارٹی کافی نالاں تھی. سلمان بھائی، وہ کہاوت ہے نا کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کی طرف دوڑتا ہے. قمر اسلام صاحب نے بڑی لحاظ سے کام لیے. جب گورنر نے سندھ کی ٹکڑے کرنے کی سازش کی ہے اور کچھ بگوڑے اور جاہل لوگوں کو وہاں بٹھا کے مورخ بنا کے انہوں نے تاریخ مسخ کی ہے، اسی وجہ سے ہم ناراض تھے اور پورا سندھ کھڑا ہو گیا تھا کہ بابا یہ شخص نون لیگ سنبھالے اپنا گورنرشپ، اس سازشی عنصر کو یہاں سے ہٹا دے. سمپل سا سوال ہے. ہاں، یہ بات قمر اسلام صاحب کی ٹھیک ہے کہ انہوں نے 2 سال جو احسان کیے اس سازشی بگوڑے کے اوپر جو پہلے سائیکل چوری میں یہ ملوث تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نون لیگ کے ساتھ ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ بابا اپنا گورنر لاؤ، آپ کا قانونی اور آئینی اور جو ہمارے ساتھ آپ کا طے ہوا اس میں یہ طے تھا کہ گورنر آپ کو ہوگا. تو میرے خیال میں نون لیگ نے آخر میں اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور یقیناً انہوں نے ایک مڈل کلاس کے کارکن آدمی کو گورنر بنایا ہے. تو یقیناً نون لیگ کی جو نا وہاں پذیر آرائی بھی ہو رہی ہے، اور یقیناً نون لیگ مضبوط بھی ہوگا سندھ میں اس کی وجہ سے. ٹھیک، چلیں ٹھیک، اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اظہر صدیق صاحب، اب وہی بات وہاں پر آ جاتی ہے، آپ کی جانب سے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کو بڑی تشویش ہے، لیکن حکومت اپنے تئیں جو کچھ کر رہی ہے، کیا ان تمام صورتحال سے، ان معاملات سے جو ہے وہ اب خوش ہیں؟ کچھ معاملات کیونکہ عید کے بعد بھی کچھ آپ جانے ہیں، تو کیا آپ ان سب سے بھی خوش ہیں؟ دیکھیے، میں تو صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا پہلی بات کے اندر. گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے کیا موجے کی ہیں، کیا حالات اور واقعات کی ہیں، جو کچھ کیا ہے ذرا اس کا ایک آڈٹ کرا لیں نا، یہ دونوں کی تسلی ہو جائے گی. ان میں پتہ چل جائے گا کیا کچھ کیا ہے، کوئی لوٹ مار اگر کیا ہے، کیا حالات اور واقعات کی ہیں، کیا پاور ایکسرسائز کی ہے. لیکن جہاں تک دوسرے جو گورنر صاحب آئے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ماسٹر ہیں دھمکیاں دینے کے. کیا کیا دھمکیاں دی تھی، نشان عبرت بنانے کے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، وہ تو اب سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن جو آپ جو سوال پوچھا ہے نا، اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے.
देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां एक कैदी से ना घर वाले मिल सकते हैं ना वोकला मिल सकते हैं। ये पाकिस्तान यानी अगर देखा जाए आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स बड़े क्लियर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला, ये तमाम अगर चीजें सारी सामने रख के देखें, वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी निजाम का जमहूरियत का सत्यानाश इन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए कर दिया है ना। यानी अब अदालतें उतनी वाइब्रेंट है नहीं जो एक दौर में होती थी। सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर आकर अदालतों को सिर्फ एक पॉलिटिक यानी कोशिश किया कि पॉलिटिकल एडवाइस और उसका डिसएडवांटेज देख रहे ना। अब बता दें आप कि अदालतों के पास अब क्या रह गया है, अदालतों के पास रह गया ब्यूरोक्रेसी इस वक्त हावी पड़ी हुई है। 4.5 साल में तो करप्शन का कोई एक बड़ा केस बता दे कि जो लेके आए हो तो बिल्कुल ठीक। चलो ठीक, मेरे ख्याल से एक दफ़ा फिर से आपसे राब्ता हमारा जो है वो यानी कि तसल्ली बख्श नहीं रहता, कहीं ना कहीं पे मामलात आते हैं, शायद आप सफ़र में हैं, इसी वजह से राजा साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, सर यकीनी तौर पर जब तेल का हमें लगा कि एक जो है वो एक मसला पैदा होगा तो आपने कीमतें बढ़ा दी, लेकिन फिर आलमी मार्केट में कम हुई। आपने भी सर इलेक्शन में जाना है, आवाम को जो अब कीमतें कम होने का एक जो आप समझ लें कि उसको एक मिलना चाहिए था, एक कोई ना कोई हेल्प मिलनी चाहिए थी, आवाम के लिए हालात बेहतर होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे, तो सर वो कब होंगे आखिर? उसके हवाले से आवाम कब तक उम्मीद रखें? देखें, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब वो मामलात जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में हो। अब ये जो जिस तरीके से ये जंग शुरू हुई, जिस तरीके से ये फैली, जिस तरह इसने पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में लिया, जिस तरीके से फार ईस्ट के ममालिक तक मुतासर हुए और कहाँ कहाँ तक जो है वो कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, तो ये अवाम भी इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के, पाकिस्तान की हुकूमत के ही सिर्फ बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है, बल्कि दुनिया की बहुत सी जो सुपर पावर्स हैं, यूरोपियन ताकतें भी जिसमें शामिल हैं, उनकी भी जो है बसात से ये मामलात जो है बाहर थे। एक बात। दूसरा, जो कीमत में इजाफे की बात है, देखें कीमत थी $60 पर बैरल जब जंग शुरू हुई, तो उसके बाद कीमत चली गई, जब इजाफा हुआ तो उस वक्त 90 के लगभग थी, 90 और 91 पे, और फिर वो उसके बाद 120 तक भी गई, लेकिन आज भी वो 100 के राउंड अबाउट कीमतें जो है चल रही हैं। तो इसलिए उस जो 90 पे जहाँ पे इजाफा किया गया था उससे तो कीमत कम नहीं हुई, और जाहिर है जैसे ही उसमें कोई ऐसी कमी आएगी तो ये हुकूमत का वादा भी है, इंटेंट है, रिजॉल्व है कि उसमें कमी लाई जाएगी, लेकिन एज सच तो अभी कोई ख्याल नहीं है। कीमत 100 के लगभग जो है फ्लक्चुएट कर 90 से अभी भी बहुत ज्यादा है जिस पे कीमत बढ़ाई गई थी। जी ठीक, चलें, आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आवाम के लिए बस एक ही सवाल है, वो यही है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तब तो फौरन बढ़ा दी जाती हैं, जब कम होती हैं तो उसका फौरी फायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंचता? इस वक्त यही सवाल हर जानिब। बहुत शुक्रिया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी मईशत जो है वो अशराफिया की मईशत है। बेशतर फैसले ताकतवर तबकों के मफाद में किए जाते हैं और आवाम के ऊपर उसका बोझ डाला जाता है। लेकिन इस वक्त एक ऐसी संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है कि न सिर्फ हुकूमत को, बिजनेस कम्युनिटी को और तमाम सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को अब ये समझना होगा कि ये दुनिया अब वो नहीं रहेगी जो अब तक थी। बड़ी जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी, ना मशरिकी वस्ता वो रहेगा। इसलिए जो कुछ होना था तो हो गया, लेकिन आज की तारीख में ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं वो उसके असरात बहुत संगीन आगे चलकर होंगे। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ईरान ने इस बात का इदराक किया है कि जो इस्लामी तालीमात हैं वो इस जंग में अपना दिफा तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ऐसी काम नहीं करना चाहते जैसे आबनाए हुर्मुज़ की गैर ज़रूरी बंदिश, जिससे कि उन मुल्कों को, आवाम को तकलीफ हो, आलमी मईशत को तकलीफ हो जो इसमें शरीक नहीं है। चुनांचे हमने ये देखा कि उन्होंने नरमी दिखाई है, बहुत ज्यादा नरमी दिखाई है। उधर ट्रंप को नाकामी हुई
اور اس کے جو نیٹو کے دوست تھے उसने उनको झंडी दिखा दी तो वो भी थोड़ा पीछे हटता नजर आता है। इसलिए अब जो चीज हमें सोचनी है, जो मेरा आम जुमला है, वो ये है कि असल खतरात जो हैं वो इस जंग के बाद शुरू होंगे, पाकिस्तान के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी और दुनिया के लिए भी। डॉक्टर पाकिस्तान को साहब अब ये यहीं पर कथा कलामी की माजरत, एक ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अब जो हम खलीजी ममालिक की सूरत हाल देखते हैं, एक बड़ी पाकिस्तान की जो एक आबादी वहां पर हुई, वहां से ज़र मुबादला भेजती है, जो कि हमारी एक इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो क्या वो ज़र मुबादला वैसे ही रहेगा या हमें कुछ ऑल्टरनेट ज़राए खुद भी अब देखने पड़ेंगे और सिर्फ ये जो है एक ईजी मनी की जानिब से हमें नजर हटाना होगी? बड़ा अहम नुकता है, खाली रेमिटेंसेस का मसला नहीं है। देखिए पहले तो ये कि हमारे यहाँ 41 बिलियन डॉलर्स की साल तरसीलात जो है मुतवक्के हैं, जिसमें से 50% जो है वो गल्फ के ममालिक से हैं, खास सऊदी अरब से और यूएई से। अब ये खित्ता वो नहीं रहेगा, लेकिन ये सारी जो रेमिटेंसेस हैं ये एक्चुअली कारकुनों की नहीं है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत काला धन को सफेद भी किया जाता रहा है। अब मशरिकी वस्ता में देखिए, जो असल चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और ईरान ने उसके जवाब में अमेरिकी मुफादात जो हैं इन खत्ते में मशरिकी वस्ता में उन्होंने किया। तो मशरिकी वस्ता के ये ममालिक समझते हैं कि इस जंग का मकसद अगर ग्रेटर इसराइल का क़याम है तो इन्हीं मुल्कों के इलाके छीन कर दिए जाएंगे जो है वो इसराइल को। तो वो इस खतरे का एहसास करते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ईरान को शिकस्त हो, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ईरान को शिकस्त हो, लेकिन अमेरिका से उनका एतमाद उठने के बावजूद वो मजबूर होंगे कि उनके पास जो सरमायाकारी करनी है, जो दूसरी चीजें हैं वो कहाँ करें। पाकिस्तान वो अभी तक वो अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं कर सका, क्योंकि हमारे अपने ताजिर, हमारे सनतकार, हमारे दूसरे लोग खुद अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप हमें कुरान से रहनुमाई लेनी है आपके सवाल के जवाब में, तो मैं आपको बता दूं कि बयानुम मरसूस का बहुत चर्चा है। आयत नंबर 4 सूरह सफ, उसमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार किया है उन लोगों से जो है अल्लाह की राह में जहाद कर रहे हैं, जो हमने किया और जो ईरान कर रहा है। लेकिन उसके बाद हम खामोश क्यों हो गए? उसी सूरह सफ में आगे चल के अल्लाह ताला ने एक जुमला कहा है, आयत नंबर 11 है, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर आपने ये जान की कुर्बानी दी है और दे रहे हैं, इसके बाद अगर माल की कुर्बानी नहीं दी तो आपको फतेह नसीब नहीं होगी। ये वार्निंग अल्लाह ताला के कुरान में सूरह सफ में मौजूद है, पाकिस्तान के लिए भी, इस्लामी मुल्क के लिए भी। तो क्या आज हम बदलने के लिए तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मिडिल ईस्ट वाले तैयार हैं या आज भी हम अशराफियों को नवाज रहे हैं? आज भी ताजिर बरादरी ये कह रही है मुझे ये बारात दे दें, ये इंटरेस्ट रेट कम कर दें, ये चीजें कर दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें। अरे भाई, आप अल्लाह से डरे, अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है। अभी आपने जो 55 रुपए बढ़ाए, क्या आपने सोचा कि ये तो आपके पास पेट्रोल पहले से मौजूद था? आपने उसका इससे फायदा किसको हुआ? ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बड़ी जबरदस्त कमाई, हुकूमत को टैक्सेस मिल गए, उसके ऊपर इजाफी रकम की पेट्रोलियम लेवी आपने बढ़ा दिया। इस साने को अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, इसको दौलत को लूट मार के ना करें, वरना पाकिस्तान के लिए इतने जबरदस्त खतरात मुझे नजर आ रहे हैं इस जंग में, जो कि 9/11 के बाद का फैसला कुन दौर है। और ये बात मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, आज जो अभी आपकी ब्रेकिंग न्यूज आई, कभी हमने ये सोचा कि जुलाई 21 में जिस वक्त अमरीकी अफवाज वहां से गई थी और हमें फतेह मुबीन कर रहे थे, मैं वाहिद आदमी था जिसकी तहरीरें मौजूद हैं जुलाई 21 में कि ये एक साजिश के तहत हुआ है। अमेरिका ने वहां हथियार छोड़े हैं, अमेरिका ने जो है वो उनके साथ मामला तय किए हैं तालिबान के साथ। हथियार इसलिए छोड़े हैं कि वो जो है तालिबान को मिले, इस वहाँ की हुकूमत को मिले, और वो और भारत मिलकर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं और हम कर दौड़े। इसका मतलब ये है कि हमारी अफवाज कुर्बानियां दे रही, पुलिस कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें लोगों के दिलो दिमाग जीतने हैं। हमें चीन को साथ मिला के अफगानिस्तान को ये समझाना है कि वो भी महफूज नहीं रहेंगे, वो खुद विक्टिम रहे हैं। तो इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि मोमिनाना बसीरत का तकाजा ये है, हम अपनी माशी पॉलिसियों में तब्दीली लाएं, हम अपनी अफगानिस्तान के मुतालिक पॉलिसियों में तब्दीली लाएं, और ये न अपना अभी तक जो कुछ अयाशी हो रही थी कि सऊदी अरब और यूएई से आपको पैसे मिल गए, आपने डिपॉजिट रख लिए, आपने उधार से ले लिया, आपने रेमिटेंसेस मंगा ली, आपने वहां आदमी भेज दिए, अब वो वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि वो अब मसला व्यवस्था वो जैसा नहीं रहेगा। तो मेरा जो पैगाम है कि असल मसला ये नहीं है कि अगले 2 महीने में क्या होगा, ये गुजर जाएगा, कुछ ही नहीं होगा इसमें, थोड़ी बहुत महंगाई आएगी। अच्छा अगर आपने 38 अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत, एक और जो चीज़, क्योंकि जब से हम
बच्चे थे और बड़े होते रहे, हम सिर्फ यही देखते रहे कि अमेरिका की जो मईशत है वही राज करती रही। अमेरिका के बारे में बारहा कहा जाता रहा कि अमेरिका जो है वो अब जो है वो एक गिरने की जानिब है, लेकिन फिर ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा हाथी है, एक जाइंट है कि जो गिरते गिरते भी बहुत कुछ ही तबाह कर देगा। लेकिन अब ये जो जंग की सूरत हाल बनी है, इसमें आप क्या देखते हैं कि अमेरिका की जो एक इजारादारी है पूरी दुनिया पर, वो किस हद तक कायम रहेगी? देखिए, पहली बात, यूरोपियन यूनियन जो उनका हलीफ था, अब वो समझते हैं कि वो अमेरिका उनके साथ भी चौधाट करना चाहता है। वो भी डरे हुए हैं। सबसे जो अहम रोल होगा वो आप देखेंगे चीन का होगा। चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो अमेरिका की मईशत से आगे बढ़ने जा रही है। उसको दुनिया की कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। वो अपने कार्ड बहुत खूबसूरती से खेल रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरती से खेल रहा है। वो जनाब उसने ब्रिक्स में हिंदुस्तान को शामिल कर लिया। वो डॉलर को चैलेंज कर रहा है, अपनी करेंसी को आगे ला रहा है। कई हजार अरब डॉलर की सरमायाकारी मुख्तलिफ मुल्कों में कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो अब अल्लाह ताला का जो कानून है, हर कमाल को जवाल है। बिल्कुल। अब अमेरिका ने अपने अच्छे दिन देख लिए। अल्टीमेटली अब उसने नीचे जाना है। उसकी साख खराब होनी है। उसका जो ये था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, ईरान ने उसको जो है उसकी हालत तबाह कर दी। और ट्रम्प जो है रोता फिर रहा है कि जी मेरी मदद करो, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। इसलिए अब हमें ये समझना होगा कि हमें खुद इंसानी की तरफ जाना है। लेकिन मैं ये बात हैरान हो रहा हूँ कि मुस्लिम ममालिक ये नहीं समझ रहे कि कुरान की आयत है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हम क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान से हमारी जंग हो रही है, अब सऊदी अरब और उसके ऊपर जो है ईरान हमले कर रहा है। और ईरान ये समझ रहा है कि अगर ईरान को खुदा न खास्ता नुकसान हुआ तो मिडिल ईस्ट में महफूज नहीं रहेगा और हमारा बलूचिस्तान में महफूज नहीं रहेगा। इसलिए इन चीजों को अब समझा कि अमेरिका का जवाल अल्टीमेटली आना है। हाथी मरते वक्त टाइम लगता है, लेकिन ये था कि अब चीन ने ऊपर आना है। और हमने ये समझना है कि अगर हमने खुद निसारी पर मबनी पॉलिसियां नहीं बनाई, अगर हमने बैरूनी कर्जों पर निसार रखा, IMF पर रखा, रेमिटेंसेस पर रखा, तो खुदा ना खास्ता सबसे बड़ा नुकसान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जौहरी कुव्वत, ताकतवर फौज, शानदार मेले वकूफ, जो आलम इस्लाम की क़यादत करने की सलाहियत रखता है, जहाँ की जी। फौज इंतहाई मजबूत है, जिसका मेले वकूफ ऐसा है कि वो जनाब दुनिया चीन के साथ हमारी सरहद मिल रही, अफगानिस्तान से मिल रही, ईरान से मिल रही, जी, इतनी बड़ी बिल्कुल फौज। ठीक। हम अब इसको अगर अशराफिया की मईशत में फंस गए ठीक। तो मुझे खौफ आता है कि अल्लाह ताला फिर जो है वो गजब भी नाजिल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम के आखिर में एक और बस सवाल, ये जो पेट्रोलियम कीमतें हैं, ये अब इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि ये कितनी अब ऊपर जा सकती हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं पूरी जिम्मेदारी से समझता हूँ कि ये जंग ज्यादा लफ्ज से नहीं चलेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा ये नहीं बढ़ेंगी। पाकिस्तान में अगर महंगाई बहुत बड़ी तो 11% 12% पे जाएगी। इसको खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक। हम 38% महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये भी कर लेंगे। असल खतरा उसके बाद शुरू होगा, जंग के बाद। अभी बहुत ठीक। बड़ा मसला पैदा होने वाला नहीं है। खुदा के समझे इस बात को। आगे की बिल्कुल ठीक। तैयारी करें, आज तैयारी शुरू करें, वो मसला है। अभी 11-12% कौम भुगत लेगी। हम भी भुगत लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। कोई बड़ा मसला बिल्कुल दिखता ठीक। नहीं। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने मईशत के हवाले से बहुत अहम बातें की हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।